झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी लक्ष्मीबाई की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव, जिसका असली नाम आनंद राव सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ, वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था वो, जिसने उसी गुलाम भारत में ज़िंदगी काटी जहां उसे बुलाकर उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही थीं। अंग्रेज़ों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था, सो उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली थी। ज़्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत आलंकारिक वर्णन को ही ऐतिहासिक मानकर इत्तिश्री कर ली थी। 1959 में छपी बाई एन केलकर की मराठी किताब इतिहासाच सहेली यानी इतिहास की सैर, इस किताब में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा है। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। इनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के सभी लोग बराबर हैं। आइए दामोदर की कहानी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, तो आप लोगों से निवेदन है, आज अपने इस इतिहास को सुनने से पहले अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बनकर के आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। दोस्तों, 15 नवंबर 1849 को नेवलकर पारिवारिक राज परिवार की एक शाखा में पैदा हुआ। जोशी ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी ज़िंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद ले लिया। ये दामोदर राव की खुद जुबानी की कहानी है। दोस्तों, दामोदर राव जी कहते हैं उस किताब में, इस किताब का नाम है इतिहास की सैर। इस इतिहास की सैर में साफ साफ लिखा हुआ है, दामोदर राव ने खुद बताया था कि ज्योतिष ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी ज़िंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिकता स्वीकार आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। माँ साहेब यानी महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश के राज्य में मिला लिया जाएगा और माँ साहेब यानी लक्ष्मीबाई को 5000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी माँ साहेब के पास रहेगी। माँ साहेब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर होगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेज़ों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। माँ साहेब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। मेरे सेवकों यानी रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि माँ ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा करके रखा था। मुझे खुद से ठीक याद नहीं है। इस लड़ाई के बाद हमारे कुल में 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे केवल, बस। नन्हे खान रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊँटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। हमारे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून का महीना था। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था उन जंगल के फलों का कि जिन जंगलों में फलों के चलते हमें कभी भूखा सोने की नौबत नहीं आई। अब दिक्कत आई। बारिश शुरू होने के साथ दिक्कत शुरू हो गई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपये, 9 घोड़े और 4 ऊँट तय की। हम जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और बहुत खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपये थे। जिस समय हमने ग्वालियर छोड़ा था हमारे पास 60,000 रुपये थे, जो अब पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सबको लगा कि अब नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करे। मेरा इलाज तो हो गया, मगर हमें बिना पैसे के वहाँ रहने नहीं दिया गया। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपये दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वहाँ से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के सिपरी गांव में
ग्वालियर के सिपरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा। फिर सिपाहियों के साथ झालरपाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया गया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। धन्य है उन लोगों का, मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक करके मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज़्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। माँ साहेब के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्हें मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं है, इसे छोड़ दीजिएगा, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहाँ से हम अपने रिश्तेदारों के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने के लिए गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफ़र का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहेब के 32 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज़ हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव ने इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेज़ों ने बांधी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से साफ इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया, उनका पालन पोषण किया। 1879 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। दामोदर राव के दिन बहुत गरीबी और गुमनामी में बीते। इसके बाद भी अंग्रेज उन पर कड़ी निगरानी रखते थे। दामोदर राव के साथ उनके बेटे लक्ष्मण राव को भी इंदौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। रानी के एक सौतेला भाई चिंतामर राव तांबे भी था। तांबे परिवार का इस समय पूना में रहता है। झांसी के रानी के वंशज इंदौर के अलावा देश के कुछ अन्य भागों में रहते हैं। वे अपने नाम के साथ झांसी वाले लिखा करते हैं। जब दामोदर राव नेवालकर 5 मई 1960 को इंदौर पहुंचे, तब इंदौर में रहते हुए इनकी चाची को दामोदर राव की असली माँ थी। बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह करवा देती हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद दामोदर राव की पहली पत्नी का देहांत हो जाता है। दामोदर राव की दूसरी शादी से जो दूसरी पत्नी से उससे लक्ष्मण राव का जन्म हुआ। दामोदर राव का उदासीन तथा कठिनाई भरा जीवन 18 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। अगली पीढ़ी में लक्ष्मण राव के बेटे कृष्ण राव और चंद्रकांत राव हुए। कृष्ण राव के 2 पुत्र मनोहर राव, अरुण राव तथा चंद्रकांत के 3 पुत्र अक्षय चंद्रकांत राव, अतुल चंद्रकांत राव और शांति प्रमोद चंद्रकांत राव हुए। दामोदर राव चित्रकार थे। उन्होंने अपनी मां की याद में उनके कई चित्र बनाए जो झांसी परिवार की अमूल्य धरोहर है। उनके वंशज श्री लक्ष्मण राव तथा कृष्ण राव इंदौर न्यायालय में टाइपिस्ट का कार्य करते थे। अरुण राव मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से बतौर जूनियर इंजीनियरिंग 2022 में सेवानिवृत्ति हुए हैं। उनका बेटा योगेश राव सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वंशजों में प्रपौत्र अरुण राव झांसी वाला, उनकी धर्मपत्नी वैशाली, बेटे योगेश व बहू प्रीति का धनवंत नगर इंदौर में सामान्य नागरिक की तरह मध्यम वर्ग परिवार है। दोस्तों, ये है हमारे दामोदर राव का जीवन। क्या कभी आप लोगों ने पढ़ा है? क्या कभी आप लोगों ने सुना है? नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इतिहास हम आप लोगों के सामने लेकर के आते रहते हैं। तो आप सब लोगों से निवेदन है, ज़्यादातर अपने अपने बच्चों के साथ में शेयर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जिससे जानकारी बढ़े हमारा इतिहास कैसा है, कैसे कैसे वीर बहादुर हुए हमारी तुम्हारी इस मातृभूमि पृथ्वी पर। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम।